नमस्कार। अश्रुत पूर्वा नमस्कार। के इस मंच पर आज हम एक बार फिर हाजिर हैं और आज हम उपन्यास अरावली का मार्तंड पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं श्री प्रताप नारायण सिंह जी। प्रताप नारायण सिंह जी, पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद ये मंच प्रदान करने के लिए अरावली का मार्तंड को आपका। तो जैसे कि हम लोग लाइव आ गए हैं, मैं एक बार अपने फेसबुक टाइमलाइन पर इस वीडियो को शेयर कर देती हूँ, जिससे कि मेरी प्रोफाइल पे भी जो मेरे मित्र हैं वो इस परिचर्चा का आनंद ले सकें। ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं 2 मिनट हाँ, में इसको शेयर करके आती हूँ। ठीक। अ, जी। तो हमारी ऑफिशियल जो कार्रवाइयाँ थी वो मैंने पूरी कर ली हैं। अब हम उपन्यास की उस पर आते हैं। तो जैसे कि ये उपन्यास अरावली का मार्तंड अरावली का मार्तंड ये महाराणा प्रताप जी के जीवन वृत्तांत पर आधारित है और इसकी भूमिका को पढ़ते वक्त जो मैंने पढ़ा उसमें मैंने पाया कि इससे पहले भी ये डॉक्टर देवीलाल पालीवाल जी का एक ग्रंथ है, महाराणा प्रताप स्मृति ग्रंथ, जिसमें 91 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है और इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए प्रताप नारायण सिंह जी ने भी महाराणा प्रताप जी पर इस उपन्यास को लिखा है। तो हम चर्चा को आरंभ करते हुए सबसे पहले मैं आपसे सर ये पहला प्रश्न रखना चाहूंगी इसके शीर्षक के विषय में। इसका जो शीर्षक है वो अरावली का मार्तंड, वो आपने कैसे रखा, क्या सोच कर रखा और ये किस तरीके से आपके उपन्यास पर को पूरी सार्थकता प्रदान करता है? सर, इस पर कुछ बताएं। हाँ, अरावली का मार्तंड 2 शब्दों से बना है, अरावली और मार्तंड, और दोनों ही चीजें महाराणा प्रताप से सीधे-सीधे संबद्ध हैं। जी। महाराणा प्रताप का उदय अरावली की पहाड़ियों पर बने दुर्ग कुंभलगढ़ में हुआ था। उनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल है वहां पे हुआ था और उनके जीवन के कुछ वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए, जो कि उन्होंने अपने किशोरावस्था से लेकर 25-26 साल की आयु तक जो उन्होंने चित्तौड़गढ़ में बिताए, उसके अतिरिक्त सारा समय उनका अरावली की पहाड़ियों में ही बीता है। और उनको यहाँ पे इसीलिए उनका जो अरावली में बसी जनजातियां थी, भील थी, उससे उनका एक बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया था। उनको कीका बोलते थे, राणा कीका। और ये चीज जो इतने राणा कीका के नाम से वो इतने प्रसिद्ध थे कि जो मुगल इतिहासकार हैं अलबदानी, उन्होंने भी अपने जो इतिहास लिखा है उसमें राणा कीका ही संबोधित किया है राणा प्रताप को। अरावली उनके लिए एक दुर्ग की तरह भी था। जब संकट काल आया तो वो अरावली में की पहाड़ियों के में ही रहते थे। कुंभलगढ़ और दूसरा अपना आवरगढ़, बाद में उनका चावंड बना, उनकी जो राजधानी स्थायी बनी वो चावंड बनी, वो भी अरावली श्रृंखला की पठार है, उस पे ही है। तो अरावली में ही उनकी सारी गतिविधियां रही, उनका राज्य रहा और वो अरावली में एक सूर्य की भांति हमेशा चमकते रहे थे। कितना भी संकट, कोई भी स्थिति रही, लेकिन अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं महाराणा प्रताप के जय घोष से हमेशा गूंजती रही। तो वो हमेशा
एक अरावली के सूर्य की तरह चमकते रहे, जो कि अरावली और अरावली के आसपास क्षेत्रों को हमेशा अपने वीरता, साहस और शौर्य से जगमगाता रहा। तो जी, इस वजह से मैंने यह नाम रखा। और दूसरा, ये दोनों ही जो शब्द हैं, ये शब्द युग्म बड़ा ओजपूर्ण लगता है जब इसको उसका उच्चारण किया जाता है। तो अरावली का बिल्कुल। मार्तंड और महाराणा प्रताप का जो व्यक्तित्व है उससे बहुत मेल खाता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण था। तो ये रहा इसके पीछे शीर्षक के रखने के पीछे का कारण। जी, और मतलब इसका जो कवर पृष्ठ है, मैं एक बार दिखा देती हूँ अपने देखने वालों हाँ, को। देखिए, इसका जो कवर पृष्ठ है, कवर पेज जो है, उसमें भी देखिए ये उगते हुए सूरज के हाँ, संग महाराणा प्रताप जी का ये जो चित्र है, ये सचमुच जो आपने बोला कि काफ़ी ओजपूर्ण है, शब्दों से भी, और उनका जो पूरा जीवन गाथा जो हमने पढ़ा, जो जाना, उनके संघर्षों के बारे में जितना आपने सब इसमें लिखा है, तो पूरी तरीके से आपके इस उपन्यास के साथ न्याय करता हुआ शीर्षक आपने अपने उपन्यास को प्रदान किया है। तो सर, इसी अपनी इस प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला प्रश्न आपके सामने ये मतलब आपसे पूछना चाहती हूँ कि उपन्यास की भूमिका को पढ़ते वक्त जब मैंने पूरा उपन्यास पढ़ा, तो उसमें जिस तरीके का विवरण आपने दिया है, मतलब भौगोलिक विवरण है, या राणा प्रताप के जो सामरिक अभियान थे उसको लेकर जो आपने कितने सारे दर्रों के नाम और जगहों के नाम, और मतलब काफी कुछ आपने उसमें डिटेल में उन सब की व्याख्या की है, तो इससे ये पता चलता है कि आपने इस पर काफी शोध किया है। तो क्या-क्या शोध किया सर आपने? कैसे, मतलब इतना सूक्ष्म बारीक केवल पढ़ने या अपनी उस कल्पना के आधार पर तो आप नहीं कर सकते। निश्चय ही आपने क्या प्रयास किए, वो हमें बताइए। हाँ, निश्चित रूप से ये कल्पना तो इतनी नहीं पहुँच सकती है। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक उपन्यासों में शोध करना पड़ता है, जी, और कई स्तर पे शोध कार्य करने पड़े इस उपन्यास को लिखने के लिए। पहले तो उन सभी प्रमुख स्थलों पर मुझे जाना पड़ा, उनकी यात्रा करनी पड़ी, जो इस उपन्यास में जिनके वर्णन दिए गए हैं। जिसमें से कि मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ है, वो चित्तौड़गढ़ में दुर्ग है, कुंभलगढ़ है, गोगुंदा है, चावंड है। और मेरे लिए एक अच्छी बात यह रही कि इसके लेखन के दौरान मैं उदयपुर में ही हूँ, था तब भी, अभी भी उदयपुर में हूँ। तो अच्छा। उदयपुर में रहते हुए ये सारे स्थल, हल्दी घाटी, ये सब यहाँ से पास में है। तो हर प्रत्येक छुट्टी में सैटरडे संडे मैं निकल जाता था अपना कॉपी और पेन लेकर, और वहां जाकर देखता था, उन स्थलों को देखता था, वहां के लोगों से मिलता था, उनसे जानकारियां इकट्ठा करता था, इसके रीत रिवाजों के बारे में पता करना, भील के समाज के लोगों से मिलना, जो जो लोग भी सम्मत थे। इसमें एक तो आपको भौगोलिक जानकारी इकट्ठी करनी थी, जिससे कि हमें ये पता चले कौन सा स्थल कहाँ पे है, हाँ, कैसा दिखता है, क्योंकि जी, वो सारी चीजें आज विद्यमान है। अगर हम पौराणिक कोई कथा लिखते हैं तो उस समय का कुछ भी विद्यमान नहीं है। तब आप अपनी पूरी कल्पना से अपना राजमहल गढ़ते हैं, अपना वहां के रास्ते गढ़ते हैं, वहां के किला गढ़ते हैं, लेकिन ये सारे के सारे विद्यमान हैं आज के समय में। तो बिना आप वहां गए नहीं लिख सकते हैं। वहां जब आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां बाहर कौन लेके खड़ा है, वहां पे अपना भाला लेके कौन दुर्ग की रक्षा करने के लिए आज भी खड़ा है। तो वो सब चीजें जब आती हैं तो लिखते समय भी हमें सत्यता का बोध होता है कि हम बिल्कुल। एक वो लिखते हैं, और पढ़ते समय भी पाठकों को वो चीज उनको महसूस होती है कि हाँ, हम उस काल में जा रहे हैं। ध्यान। अब इस उपन्यास को देखेंगे तो इसमें कई रीत रिवाजों का, इसका आरंभ ही एक गौरी नृत्य से होता है, जो जी, कि जी। यहाँ का एक फोक डांस है और बहुत पुराना है। मतलब वो राणा प्रताप के समय भी हुआ करता था, या सिर्फ उसके पहले भी होगा। उसके लिए भी
बहुत मेहनत करना पड़ा उसको सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। तो वो एक शोध था कि लोगों का जनजीवन कैसा था, उनका रहन-सहन, उनकी भाषा क्या भाषा है, तो उसमें कुछ जो विशेष शब्द होते हैं, उन शब्दों का भी समावेश करना जिससे कि हम भाषा के रूप में उस काल तक जाएँ। तो ये सब चीज़ें तो एक भौगोलिक परिदृश्य में ये शोध होता है। हालाँकि इस शोध के दौरान कई बार जो है मन बड़ा खराब भी होता था, जब उन स्थलों पे पहुँच के और ये लगता था कि कितने उपेक्षित हैं। अभी आप चावंड जहाँ की महाराणा प्रताप की राजधानी रही, वो खंडहर हो चुका है। उनकी छतरियों पर उदय सिंह की और महाराणा की प्रताप की छतरियों को कोई उसकी देख-रेख नहीं है, घास-फूस उगे हुए हैं। बिल्कुल एक आम लोगों की तरह जैसे कि कहीं का कोई जमींदार, जागीरदार कभी रहे हों। तो ये देख के बड़ा दुःख भी होता है कि ये मतलब हमने उनको इतना उपेक्षित कर दिया है कि उसका कोई रख-रखाव और कुछ भी नहीं है। खैर वो एक अलग विषय है। तो एक तो ये रहता है कि भौगोलिक स्थिति का हमने किया। अब दूसरा ये रहता है कि वहां पे आपको तथ्य नहीं मिलते। आज के समय में वहां पे तथ्य नहीं मिलेगा या कुछ लिखा नहीं मिलेगा। वहां पे आपको शिलालेख नहीं मिलते हैं। वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ एक लिख दिया जाएगा कि उदय सिंह की छतरी है। उसके बारे में कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो अब कथानक बुनने के लिए ये तो एक भौगोलिक परिदृश्य आप ये दिखाने के लिए कि कैसे कहाँ पे रहा उस परिवेश में ले जाने के लिए, लेकिन कथानक के लिए आपको कथ्य चाहिए। उस कथ्य के लिए आपको फिर इतिहास का अवलोकन करना पड़ा। तो दूसरा शोध जो रहा वो इतिहास का अवलोकन करना रहा, जिसमें कि प्राचीन और नए सब पुस्तकों का जैसे प्रारंभिक उसमें देखें तो उस समय के जो लिखे गए हैं काव्य रूप में और जो मुगल इतिहासकारों ने लिखे हैं, जो राजस्थानी काव्यकारों ने लिखे हैं उनके इतिहास, उनके तो मेनली काव्य में ही हैं, बट के बाद भी मिलते हैं। उन सारों का अध्ययन करना पड़ा आपको। जी, जी, जी। उसके तो बाद एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, मतलब बीच में आपको रोक रही हूँ कि आप राजस्थान से तो संबंध नहीं, मतलब आप राजस्थान से के निवासी तो नहीं राजस्थान से हैं। नहीं संबंध है। नहीं, राजस्थान फिर से भी नहीं संबंध। राजस्थानी भाषा में काफ़ी कुछ आपने इसमें लिखा है और वो शब्द जो चुनिंदा शब्द का जहाँ प्रयोग होना चाहिए वो, तो क्या आपने राजस्थानी भाषा का भी अध्ययन किया उसके साथ-साथ, मतलब ये सब शोध जो चल रहा था? हाँ, भाषा का तो नहीं कह सकते। एक्चुअली जो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं इसको लिखने से एक जब मैंने आरंभ किया, उसके पहले भी एक वर्ष से रह रहा था यहाँ पे। तो अच्छा, यहाँ के 1 लोग वर्ष। जो बोलते हैं, मेरी ऑफिस में भी यहाँ के लोग हैं, तो उससे और जब मैंने लिखने का तय किया तो इन सबका मैंने इकट्ठा किया। और मेरे एक मित्र हैं, वो राजस्थान से ही हैं, जोधपुर से हैं, गिरधारी लाल गहलोत जी। वो भी साहित्यकार हैं, वो बहुत बड़े अच्छे गजलकार हैं गज़लकार मुख्यतः। हैं, जी, जानती हूँ। हाँ, जी। तो मैंने इसको लिखने के बाद उनको भेजा था। अच्छा। विशेषतया कि जो राजस्थानी शब्दावली है, और उन्होंने लिखते समय मदद भी किया था, मैंने उसमें लिखा भी है कि जो भी राजस्थानी शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, वो उनकी सहायता से, तो वो सारा का सारा मैंने उनसे लिया था। तो वो था, इसके लिए करना पड़ा। और दूसरी चीज कि इसमें क्या था कि केवल इतिहास पढ़ लेना से भी नहीं काम चलना था, क्योंकि अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग चीजें लिखी हैं। उस समय जो लिखते थे राजस्थानी लोग, इसमें जो काव्य के रूप में है, उसमें काफी अतिशयोक्ति मिलती है, तो उसको एज इट इज नहीं लिया जा सकता है। ऐसे ही अगर हम मुगल इतिहासकारों की बात करें, जिसमें मुख्यतः दो थे, अबुल फजल और ये अलबदायनी, ये उनके दरबारी इतिहासकार थे।
तो दरबारी इतिहासकार भी पक्षपातपूर्ण ही लिखेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सही चीज लिखेंगे ऐसा नहीं समझ सकते, क्योंकि ये अलबदायनो तो युद्धों में भी जाते थे, तो युद्धों में जाते थे तो जाहिर सी बात है वापस लौट कर अपने राजा के वो प्रसन्न करना चाहते होंगे। तो जो भी अब पढ़ेंगे उसके बाद क्या होता है कि उसका एक परीक्षण कि वो तर्कों पर कितना खरा उतर रहा है। सिर्फ एक कि लिख दिया गया है इसलिए ये प्रामाणिक है ऐसा नहीं माना जा सकता। तो एक वो एक इसमें बड़ा मिलता है। हालांकि राणा प्रताप को कोई दरबारी कवि नहीं था, जो भी लिखे थे दूसरे दूसरे लोगों ने लिखा, फिर भी एक चूंकि राजस्थान के थे तो थोड़ा बहुत एक अतिशयोक्ति तो आ जाती है। तो एक वो भी जो शोध के दौरान एक बड़ा वो भी था। अब इसमें एक सबसे प्रमुख भूमिका इसमें किताबों में देखा जाए तो एक कर्नल टॉड थे, इतिहासकार, जिन्होंने राणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ है और कर्नल टॉड 18वीं शताब्दी के लास्ट में जन्मे थे, करीब 300 साल बाद। मतलब 1838 में तो मृत्यु हो गई थी उनकी, तो 300 साल के अंदर ही थे। उन्होंने एक पहला, अगर देखा जाए व्यवस्थित इतिहास किसी ने लिखा राजस्थान का, तो वो थे कर्नल टॉड, जो कि एक निरपेक्ष व्यक्ति थे। व्यवस्थित राजस्थान की एक तरफ दरबारी इतिहासकार थे, दूसरी ओर काव्यकार थे, लेकिन कर्नल टॉड जो थे वो एक व्यवस्थित इतिहास लिखने वाले एक निरपेक्ष थे। उन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से पूरे राजस्थान का इतिहास लिखा। हालांकि उसको लिखते समय भी उन्होंने त्रुटियां की हैं, उसमें भी उनके उसमें काफी त्रुटियां मिलती हैं। एक तो वो राणा प्रताप को लेके बहुत ज्यादा भावुक थे, क्योंकि अब वो जो भी रहा हो उसका कारण, तो इसलिए कई त्रुटियां उनकी मिलती हैं उसमें। जैसे कि देखा जाए तो उन्होंने एक इसमें चरित्र हैं फतेह सिंह, जयमल और फत्ता, दोनों लोग बड़ी वीरता दिखाए थे उस युद्ध में। तो उन्होंने अब फत्ता सिंह की आयु 16 साल लिखी है, जो कि संभव नहीं था कि उनकी आयु 16 साल हो, क्योंकि जब फत्ता सिंह की मृत्यु होती है, वो शाका जब होता है दूसरा उस युद्ध में, उस समय उनकी 7 रानियां थी और उनका बेटा इतना बड़ा था कि 68 में वो शाका होता है और 72 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है उसके 6 साल बाद, और उसमें फतेह सिंह का बेटा लड़ता है। तो वो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करता है। तो अब वो इतना बड़ा हो चुका था कि वो युद्ध भूमि में जा रहे हैं, तो 16-17 तो युद्ध भूमि में जाते नहीं थे, 16 साल के बाद ही जाते थे। तो अब ये सब चीजें जो थी, उसके अलावा अब उन्होंने अपने उसमें जो लिखा है कि भामाशाह को लेके लिखा है कि भामाशाह नगर सेठ थे और राणा प्रताप जब संकट काल में थे और उनके पास खाने के लिए नहीं था और वो दक्षिण की ओर मूव करना चाह रहे थे, उस समय भामाशाह अवतरित हुए और उन्होंने उनको धनराशि दी और फिर उन्होंने अपनी सेना बनाई। ये सब चीजें बाद के शोधों में जो बाद के इतिहासकार रहे, गौरी शंकर ओझा, ये लोग, इन्होंने बिल्कुल सिरे से उसको खारिज कर दिया कि नहीं ये सब है ही नहीं, क्योंकि भामाशाह तो उनके प्रधान थे। उनके पिता जो थे भारमल, वो इनके यहाँ बहुत ही प्रमुख पद थे उदय सिंह के राज्य में, जो इनके पिता के राज्य में। उसके बाद फिर एक दूसरे बने थे प्रधान, उसके बाद भामाशाह को इन्होंने प्रधान नियुक्त किया था और बचपन से इनके साथ थे। भामाशाह बहुत अच्छे योद्धा भी थे, हल्दी घाटी के युद्ध में भी लड़े थे। तो वो जो एक सेठ वाली चीज है वो नहीं थे। वो बकायदा एक योद्धा थे, प्रधान थे, इसलिए राजकोष उनके पास रहता था। उन्होंने जब जब जरूरत पड़ी है आक्रमण करके वो धन भी ले आए हैं। तो कहीं एक से बहुत ज्यादा योगदान भामाशाह का था। पूरे इनके एक तरह से जैसे कहा जाए कि दायां हाथ पूरा थे, हर तरह से उसमें थे। जितना योगदान महाराणा प्रताप का था मेवाड़ के प्रति, उतना भामाशाह का था। तो केवल वहां तक, तो ये सब चीजें और राणा प्रताप का जो निर्धनता है वो उनके
शौर्य और साहस को और ज्यादा दिखाने के लिए कि भाई इस परिस्थिति में भी वो लड़ते रहे, शायद उन्होंने ऐसा लिखा होगा। लेकिन राणा प्रताप कभी भी निर्धन नहीं हुए थे। निर्धन होते तो इतनी बड़ी सेना नहीं चला पाते, और निर्धन इसलिए भी उन्होंने, गौरी शंकर ओझा वगैरह ने इसको खारिज किया कि भाई जिस जिस राजवंश ने 1000 वर्षों तक मेवाड़ पे शासन किया हो और कभी भी संकट काल नहीं आया हो, इसके पहले राणा प्रताप के पहले ही संकट, राणा सांगा तक कभी भी मेवाड़ के ऊपर संकट नहीं आया था। उनके दादा परदादा ये लोग बहुत ज्यादा सशक्त थे, राणा सांगा और उसके पहले राणा कुंभा, उनके दादा जो थे। तो उस समय बहुत ज्यादा धन संचय था, तो वो सारा का सारा धन ऐसे 1-2 युद्ध में नहीं खत्म हो जाएगा। और इन्होंने भी जब इसका होता है आक्रमण, अकबर का भी जब चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और वहां पे आधिपत्य होता है, तो कोई उल्लेख नहीं है कि वहां पे कोई धन उसको मिला था। तो ये माना जाता है कि इनकी माता कर्णावती जो थी, वो पहले ही युद्ध दूसरे शाके के समय ही उस अपना वो सारा राजकोष कुंभलगढ़ जी 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 ट्रांसफर दिया। कर देते थे ताकि वो सुरक्षित रहे उनका सारा कुछ। इस तो तरह सर करना बहुत चाहते हैं। अनेक जगहों पे उन्होंने सलीम को भी दिखा दिया है हल्दी घाटी के युद्ध में, कर्नल टॉड ने, कि जी वहां जी पे हल्दी घाटी के युद्ध में सलीम था और शक्ति सिंह वहां से जब राणा प्रताप के पीछे सैनिक गए उनको मार के फिर वापस सलीम के यहाँ लौटते हैं, जबकि सलीम की आयु उस समय मात्र 6 वर्ष थी। सब 72 में जब ये युद्ध होता है हल्दी घाटी का, उस समय सलीम मात्र 6 वर्ष का था। और अकबर का बेटा सलीम, अकबर अपने 6 साल के पुत्र को हल्दी घाटी में तो भेजेगा नहीं। नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा। हाँ, तो ये सब चीजों का भी एक परख करना पड़ा। मतलब ये तथ्यों का जो शोध था वो भी एक बहुत प्रमुख चीज थी, क्योंकि वो चीजें कथानक पे आनी थी और उससे बुना जाना था। तो ये भी एक बड़ा शोध का बिंदु रहा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कर्नल टॉड ने भी मतलब ये एक मुझे जो लगता है, मैं जब सोचती हूँ इस बारे में कि आप इस समय रहकर एक बीते हुए युग की बात जब लिखने जाते हैं और आपके पास इस तरह तथ्य लिखित रूप में मौजूद नहीं होते, और अगर मौजूद भी होते हैं तो वो अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं या भावुकता में रह के लिखे गए होते हैं। उस समय एक तर्क की कसौटी पे कस कर किसी चीज को प्रस्तुत करना, ये वास्तव में आसान काम नहीं होता और इसमें बहुत शोध की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न, जैसा कि चर्चा चल रही है, अपने आप ही उसी प्रश्न पर आ जाती हूँ कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है। जैसे कि आप अभी तक जो बताया आपने कि कोई भावुकता से प्रभावित था, कोई स्वामी भक्ति से प्रभावित था, और अब आप इस युग में मतलब 2000 आपने 20 में 21 में लिखी है शायद ये अरावली का मातम, आप 2021 में उस उपन्यास को लिख रहे हैं। तो इतना सारा आपके पास मौजूद तो है, 91 ग्रंथ मौजूद तो है, लेकिन उसमें से भी आपको ऐसी चीज लिखना जो जिस पर हम लोग यकीन कर सके, क्योंकि आज का पाठक ये चाहता है कि चीजें अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं, तर्कपूर्ण, तर्क के आधार पर सही होनी चाहिए, विश्वास योग्य होनी चाहिए। वैसा काम आपको करना पड़ा, तो कितना चुनौतीपूर्ण था सर? क्या मतलब आपके दिमाग में क्या चल, लिखते वक्त किस तरीके का प्रेशर रहा होगा? ऐसा कुछ प्रेशर था आपके दिमाग में? प्रेशर तो नहीं, लेकिन देखिए चुनौतीपूर्ण चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। ऐतिहासिक उपन्यास में सबसे बड़ी चुनौती तो यह रहती है कि पाठक को उस परिवेश में ले जाने की। सबसे पहली जो चुनौती होती है कि घटना काल और पाठक का काल, इन दोनों में एक बड़ा अंतर आ चुका है। बिल्कुल। तो आपको पहले तो उसको, पाठक को आपको उस परिवेश में ले जाना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं कर पाएंगे तो वो शायद वो मजा दादी नहीं नानी की आएगा। कहानियों जैसा हो जाएगा। जी ठीक जी जी। है। तो ये सामयिक उपन्यासों में ये सहजता रहती है कि अगर आज हम आज का लिख रहे हैं तो हमें अलग से परिवेश को उकेरने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता है। लेकिन
पुराने अगर हम उसमें जाते हैं तो करना पड़ता है। आज अगर आपने कहीं पे लिख दिया कि भाई उसने मोबाइल पे बात की, तो आदमी समझ जाएगा ठीक है कि हाँ कि क्या है मोबाइल, क्या है वो जानता है, कैसे फंक्शन करता है, वो सारा कुछ जानता है। लेकिन पहले की अगर कोई ऐसी चीज हम लिख देते हैं तो वो सिर्फ उतने से नहीं जानता है, उसके लिए आपको पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ। वो वातावरण बनाना पड़ेगा। अब जैसे इसमें यह है कि वहां तक जाने के लिए एक अकेले, अब जैसे गौरी नृत्य का ही जैसे मैंने उदाहरण लिया, अब वो वातावरण बनाने के लिए मुझे एक उसकी 4 पंक्तियां मैंने 4-6 मंगाई थी, बाद में थोड़ा कम कर दिया कि शायद बोरिंग न हो जाए पाठकों के लिए। वो मुझे 1 सप्ताह लग गए कि वास्तव में वो गौरी नृत्य जब किया जाता है तो उसमें बोला क्या जाता है, जो शुरू में जो गीत गाया जाता है वो गीत क्या होते हैं, उसके बोल क्या होते हैं, वो यहाँ से आदमी भेज के, मैं तो खुद एक बार कुंभलगढ़ गया, लेकिन एक बार में आपकी सारी चीजें नहीं सिमट सकती, जब लिखते हैं तब एक अलग अलग जरूरतें होती हैं। उसके लिए मैंने यहाँ से आदमी भेजा, लड़के को भेजा कुंभलगढ़, वहां पे भीलों के उसमें जाके और उसको नोट करके वहां से वो लेके आया कि ये चीजें बोली जाती हैं, कैसा पाठ होता है, कैसा वो कि वो का क्या देवरा होता है, उसका क्या संरचना होती है, वो लोग क्या पहनते हैं, कहाँ पे क्या चीज रहता है। तो ये एक पूरा का पूरा आपको परिवेश क्रिएट करना पड़ता है इसके लिए। इसके बाद उनके जो भाषा है, जैसा कि पहले ही हमने बात किया कि वो जो यहाँ के शब्द होते हैं, टिपिकल शब्द होते हैं, जो संबोधन होते हैं, वो सारे के सारे उसमें लगाना, तो ये इन सब के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। वो ये सब चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि इनका अगर नहीं छोटी छोटी डिटेल्स को नहीं हम दिखाएंगे तो वो चीज आ नहीं पाती है, फिर वो स्वाभाविक नहीं लगता है। तो इसके अलावा और कथानक की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो जो भिन्नता मिलती है एक इतिहासकार और दूसरे इतिहासकार में, अगर हम तथ्यों की देखें तो वहां पे भी एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि इतिहासकारों में भिन्नता मिल जाती है कि एक इतिहासकार ने लिखा कि हल्दी घाटी के युद्ध में 1 लाख मान सिंह की सेना थी, दूसरा लिख रहा है कि नहीं वो 40,000 की सेना थी। हल्दी घाटी का युद्ध एक जगह मिलता है कि 18 जून को लड़ा गया था, एक जगह मिलता है कि 21 जून को लड़ा गया था। कुछ लोग मानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी दर्रे के पास लड़ा गया था। कुछ लोगों का है कि नहीं खमनौर में लड़ा गया था, वहां से 4-5 कोस के दूरी पर। तो इन सबको परखना भी एक चुनौती का काम रहता है कि ये वास्तव में क्या चीज हो सकता है, वो आप पूरी श्रृंखला को देखना कि ऐसा नहीं है कि हमें घटनाएं मिल गई। इतिहास में आपको घटनाएं मिलती हैं, ठीक है, कथानक नहीं मिलता, कथा नहीं मिलती है, इतिहास में आपको घटनाएं मिलती हैं। जितना भी इतिहास लिखा जाता है उसमें घटनाएं कि इस ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, इस तारीख को उनका राजतिलक हो जाता है, फिर उनके ऊपर इस तारीख को आक्रमण होता है और यहाँ जाते हैं। तो ऐसी इतिहास, लेकिन वो भी अलग अलग लोगों की भिन्न भिन्न मिलती हैं। तो उनको कैसे एक मत लाना या उनको कैसे तर्कों पर परखना, वो भी एक चुनौती रहती है ऐतिहासिक उपन्यासों में, क्योंकि अनेक लोग अनेक तरह से लिखते हैं। तो ये सारी चुनौतियां तो रहती हैं और ये सभी ऐतिहासिक उसमें आती हैं। और अगर निकट इतिहास है तब ये चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस जितना ज्यादा सामग्री उत्पन्न होगी उपलब्ध होगी आपके पास, उतनी ज्यादा आपकी चुनौती बढ़ जाती है इस उसमें कि कहीं मैं गलत ना लिख जाऊं। क्योंकि भ्रम जितनी ज्यादा होगी, अगर आपके पास एक कथा है, अगर मैंने धनंजय इसके पहले लिखा तो धनंजय की एक ऑथेंटिक बुक अगर कहा जाए तो वो महाभारत है वेद व्यास का। अगर मैंने वेद व्यास का महाभारत पढ़ लिया तो मैं उसके आधार पे अगर कुछ भी लिखूंगा उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, या अगर कोई चुनौती देगा तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये वेद व्यास ने लिखा है जो मूल लेखक है, इसके बाद जो कुछ भी लिखा गया है मैं उसे नहीं मानता, और क्योंकि जो पहला लेखक है उसी के आधार पर सबने लिखा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो निकट इतिहास का है वहां पे कई लोगों ने लिखा है। अब किसको आप मानेंगे उसके लिए आपको उसको तर्क के आधार पे वो चीजें दिखानी पड़ती हैं।
हल्दी घाटी के युद्ध में ये कुछ लोगों का मानना है कि राणा प्रताप की विजय हुई थी, कुछ जो यहाँ पे काव्य मिलते हैं, और विधिवत उसको मिलता है कि वो तलवार बांध के और जब निकले तो मुगलों की सेना भाग खड़ी हुई, ऐसे करके काव्यों में मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, अनिर्णित युद्ध रहा था। तो इस तरह की तथ्यों को भी परखने की एक चुनौती रही इस उपन्यास को लिखते समय। तो सर मतलब ये जो इतने सारे उपस्थित हैं और उसमें से मतलब आपको अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल जाता है, या फिर आप इस तरीके का कथानक लेकर थोड़ा तो मतलब लिखते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है। और हेलो, हाँ, बीच में आवाज चली गई थी। जी जी जी, वो आवाज आई। मेरे ख्याल से नेट की कनेक्शन थी। हाँ अभी आ रही है सर आवाज? जी। हाँ, तो अभी आ सर रही मैं है, अभी आ आगे रही अगला प्रश्न मैं जो रखना चाहती हूँ वो ये कि जब ये अरावली का मार्तंड या महाराणा प्रताप या इस तरीके के जितने भी ऐतिहासिक नायक हैं इस तरीके के, उन पर जब कुछ लिखा जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं इस पर इतना सारा तो उपलब्ध है, नया लिखने का क्या है, मतलब अभी क्या बचता है लिखने के लिए। तो और इस प्रश्न पर आपका क्या जवाब रहेगा सर? और वैसे कि आपका उपन्यास कौन सा नवीन दृष्टिकोण रखता है आज की पीढ़ी के सामने कि आप ये कह सके कि नहीं, इसे पढ़ना आवश्यक है? हाँ, ये तो बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है, और ये प्रश्न दूसरों की नहीं, मेरे मन में भी उठा था। और जैसा कि आपने कहा कि मैंने इसके आमुख में ही लिखा है कि 91 ग्रंथों के उल्लेख तो उनके स्मृत ग्रंथ में मिलता है, प्रताप स्मृत ग्रंथ में मिलता है। उसके अलावा भी बाद में बहुत लिखे गए, और हर भाषा में लिखे गए हैं, केवल राजस्थानी या हिंदी में नहीं, तेलुगु, तमिल सारे में लिखे गए हैं। और मैंने स्मृत ग्रंथ के में जितना भी संभव हो सका मैंने उनको भी पढ़ा। तो ये तो है ही है कि भाई इतना कुछ लिखा जा चुका है, फिर क्या आवश्यकता पड़ गई एक और ग्रंथ लिखने की। हाँ, तो उसके विषय में यही कहना चाहूंगा कि मैंने कभी यहाँ आने से पहले नहीं सोचा था कि मैं महाराणा प्रताप के विषय में कोई किताब लिखूंगा, क्योंकि मेरे मन में भी वही था कि ठीक है, हम तो बचपन से महाराणा प्रताप की कहानियां सुनते आए हैं और जो है वो यही है। जब मैं यहाँ पे उदयपुर आया, कुछ कार्यक्रमों में जाने लगा, और तो यहाँ के लोगों का जो मैंने जुड़ाव देखा उनके प्रति, वो एक अलग ढंग की संवेदना है। तो एक प्रश्न जो मेरे मन में उठा कि भाई महाराणा प्रताप को लेके ये संवेदना केवल उनको लेके क्यों है, जबकि महाराणा प्रताप के पूर्वजों को देखें तो उनकी राजनीतिक दृष्टि से उपलब्धियां अधिक रही हैं। महाराणा सांगा का साम्राज्य पूरा राजस्थान लगभग था, उधर ग्वालियर तक था, इधर आगरा तक था। मतलब सबसे बड़े राजा महाराणा सांगा थे जो उनके दादा थे। उसके पहले उनके दादा जो थे महाराणा कुंभा, वो मतलब इतने ताकतवर थे कि ये जितने स्तंभ और यहाँ की जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ है, उन्होंने गुजरात का वो मुसलमान शासक था उसको हराया था, तब उन्होंने बनाया था। कुंभलगढ़ उन्हीं के नाम पे है, उन्होंने ही बनाया था। तो उनकी शौर्य और विजय की गाथाएं यहाँ पे गाया जाती थी। इनके पूर्वजों में जैसे इनके जो पहले संस्थापक थे बप्पा रावल तो का वर्णन इस तरह से किया जाता है जैसे कि अलौकिक पुरुष रहे हों, इस तरह से। फिर भी सबसे ज्यादा संवेदना जो है वो महाराणा प्रताप को लेकर ही है। तो इस चीज ने मेरे मन में एक उत्सुकता जगाई, तब मैंने इनके विषय में पढ़ना शुरू किया कि जो मैं जानता हूं और आगे क्या है इनके विषय में जानने के लिए। तो जब मैं पढ़ने लगा तो मैंने पाया कि जो भी जनश्रुतियां हैं
वो सब तो कुछ भी नहीं है और वो मैच नहीं करती जो वास्तविकता है और जनश्रुतियां हैं उनमें काफी अंतर दिखाई देता है। और जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो सारी की सारी एक तरह से महाराणा प्रताप की स्तुति करती हैं, जिसमें कि उनके जीवन की मुख्य घटनाएं बताई गई हैं और उनका यशोगान किया गया है। मुझे एक भी पुस्तक ऐसी नहीं मिली जो कि महाराणा प्रताप के बाल्यकाल से लेके और उनके देहावसान तक इस तरह से कोई चित्रण हो जिसमें कि हम उनके जीवन को पूरी तरह से देख सकें, हम उनके साथ अपने आप को महसूस करें, जैसा कि हम उपन्यास पढ़ते समय महसूस करते हैं। जब हम उपन्यास बना इसी से, उपन्यास जो है वो उपन्यस्त करना, किसी चीज को सामने रखना। जब पहले जो हमारे यहाँ लेखन था वो काव्यों में जो काव्य और महाकाव्य लिखे जाते थे उसमें चीजों को बाहर से देखा जाता था, दूर से रखा जाता था। जब आप कोई भी इस तरह का ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक कहानी की तरह चीजें चलती हैं जो इसमें कि आपको बताया जा रहा है, उसमें ऐसा लगेगा कि आपको कुछ बताया जा रहा है, आप उसे जान रहे हैं। उपन्यास का जो कलेवर होता है वो ये होता है कि आप वहां पे हैं, आप खुद देख रहे हैं चारों तरफ जो घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह की पुस्तकों का मुझे लगा कि कम से कम हिंदी में नहीं मुझे मिले। एक निराला ने लिखा है महाराणा प्रताप, एक उपन्यास है निराला जी का, तो उसको भी मैंने पढ़ा। तो वो एक्चुअली मूलतः कवि थे, तो वो भी एक तरह से ज्यादा उसमें मुझे काव्यात्मक ही वो लगा, औपन्यासिक जो तत्व थे वो कम ही दिखे मुझे, वो ज्यादा दिखा। एक उपन्यास हालांकि बाद में जब मैं लिख चुका था तब मुझे पता चला कि एक और उपन्यास है नीले घोड़े का सवार, जो कि इनके जीवन पे है, किसका है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक उपन्यास है जो कि इनके जीवन को दर्शाता है। बहरहाल वो उतना कितना लोकप्रिय हुआ है और कितना लोग उसको जानते हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें पढ़ने का वही था कि एक तो मुझे था कि उनकी संपूर्ण जीवन को दर्शाना, और जो मिथक है इसमें जो पाठकों को पढ़ने के लिए कि जो जनश्रुतियां फैली, वो जनश्रुतियां फैली वास्तव में कर्नल टॉड के ही उसकी वजह से फैली, क्योंकि वो राणा प्रताप को लेके बहुत ज्यादा भावुक थे और उन्होंने उसी तरह से लिखा भी है उसको। इसलिए तमाम उसमें दंत कथाएं चलती हैं और सबने सुनी होगी, घास की रोटी खाए, और एक बार उनकी बेटी थी और उसको बनबिलाव जो है वो रोटी खाने जा रही थी, वो लेके भाग गया। मैं ये चीज खोज रही थी सर आपके उपन्यास में कि घास की रोटियां खाई थी, वो विवरण मुझे नहीं मिला इसमें। हाँ, तो ये सब चीजें जो है वो कर्नल टॉड की है, तो इसको बाद के लोगों ने एकदम खारिज कर दिया है कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति कभी बनी ही नहीं थी, क्योंकि हमेशा जिस आदमी के पास, जिस राजा के पास हमेशा 10,000 की सेना घुड़सवारों की रही हो, उसके पास खाने का नहीं हो, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि ठीक है कहीं पे वो है और एकदम से आक्रमण हो गया है और उस समय उनको या उनके परिवार को खाने का समय नहीं मिल पाया हो, या फिर कहीं पे आक्रमण हो रहा है, मूव कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं तो वहां पे अच्छे से खाने की व्यवस्था नहीं हो, या तकलीफें सही हैं, उन्होंने कष्ट सहे हैं, लेकिन वो निर्धनता का कष्ट नहीं है, वो उनका सामरिक कष्ट है और अपने राज्य को वो करने में है, वो उनका संघर्ष है, लेकिन ऐसा निर्धनता या वो चीजें नहीं रही हैं। तो ये सब चीजें सामने लाने के लिए कि एक मतलब एक पूरी भावुकता से बाहर निकलकर, उन सब चीजों से बाहर निकलकर हम महाराणा प्रताप के जीवन को देखें कि कैसा एक योद्धा का, एक राजपुत्र का, एक जो इस अपने स्वतंत्रता के लिए इतना कटिबद्ध था और जिसके सामने परिस्थितियां बदलती हैं तो उसका जीवन कैसा होता है। क्योंकि होश संभाला था इन्होंने तब तो राजपुत्र थे, जब इन्होंने होश संभाला था तब ये राजपुत्र थे, तब इनके पिता राजा हो चुके थे। जिस दिन उदय सिंह यहाँ पे बनवीर से लड़ाई करने आते हैं उसी दिन इनका जन्म होता है और ये लड़ाई जीत जाते हैं, चित्तौड़गढ़ पे उनका अधिकार हो जाता है और राजा बन जाते हैं। तो ये 26-27 वर्ष तक राजपुत्र रहते हैं और उसके बाद अचानक चीजें बदलती हैं और
तब उनका कैसा रहता है अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति भावनाएं, किस तरह से वो अपने राज्य का संचालन करते हैं, उन सारी चीजों को समेट कर कि कैसे ये दूर से देखना ठीक है, एक घटना वर्णित करना एक अलग बात होती है, उस परिवेश में जाकर देखना कि एक तरफ लगातार युद्ध चल रहा है, उस समय परिस्थिति ये थी कि लगातार युद्ध चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ उनकी प्रजा भी है, उसको भी संभालना है, उसको भी खिलाना है। तो इन दोनों के बीच में कैसे वो तारतम्य रखते थे, कैसे उनकी गतिविधियां होती थी, इन सब को आपको शायद मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें कि ये सब चीजें आए जहां कि हम महाराणा प्रताप के साथ खुद को महसूस करें। तो ये एक विशेष कारण रहा इसको लिखने का। जी, बिल्कुल। आप सर जिस तरीके से अब मैंने इसको पढ़ा, और वो घास की रोटी वाला जो वर्णन मैं सच में खोज रही थी कि वो चीज़ कहाँ मिलेगी, घास की रोटियाँ खाई, वो कैसे आया। बट अभी आप जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ा और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, उससे मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि अचानक आक्रमण होते रहना, और उस समय और बाकायदा उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कितना ख्याल रखा। वो पहाड़ी मैदानी इलाकों से पहाड़ पे लाके बसाना, ताकि वहां पे मुगलों के जो सैनिक हैं उनको राजस्व ना मिले, और अब पहाड़ की भूमियों पे हाँ, खेती योग्य भूमि बनाकर वहां पे खाद्यान्न उत्पन्न करना। मतलब ये जो एक बहुत सोच समझ कर जो चीजें की गई, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट जो था, मतलब युद्ध हाँ, के दौरान पर प्रजा के हित को ख्याल में रखते हुए जो मैनेजमेंट था, वो देखने लायक चीज है, और बहुत ही बढ़िया है सर वो। तो मतलब आपकी जो बात है वो इस चीज को पूरी तरीके से पुष्ट करती है। तो एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगी सर, ये उस उपन्यास में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जहां पर कुछ ऐसे प्रश्न भी उठाए गए हैं, जैसे एक टोडरमल जी के साथ वो जब आते हैं कि राणा प्रताप जी के पास कि आप अकबर की उसको कर लीजिए, मतलब स्वीकार कर लीजिए उनकी आधीनता को, और दिल्ली के दरबार में जाके हाजिरी दीजिए। मतलब इस सब को लेकर जो उनके संवाद होते हैं, उस मतलब ये एक उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, बट हाँ, उनमें जो जो प्रश्न उठाए गए हैं वो हाँ, आज के वैश्विक परिदृश्य पर भी लागू होते हैं। तो हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि सर जब लिख रहे थे आप ये बातें, तो आपने क्या इस तरीके की परिस्थितियों को क्रिएट किया है, या आपके प्रवाह के संग वो चीजें लिख गई हैं? अगर आप हाँ। कहें तो मैं एक उदाहरण के स्वरूप वो। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। जी। क्या है कि राजनीति जो है वो मुझे लगता है कि हर काल में लगभग एक सी ही रही है, इसलिए साम्यता दिखाई दे रहा होगा। जब जब कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक लिखी थी, वो बहुत उस समय प्रसिद्ध हुई थी, पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय हुई थी, और उसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, बंगाली और दूसरी भाषाओं में है, बंगाली में है कि नहीं मुझे नहीं पता, कई भाषाओं में हुआ। और उसको पढ़ने के बाद महाराणा प्रताप के ऊपर दूसरी भाषाओं में काफी साहित्य लिखा गया, जिसमें से कि बंगाली है, उड़िया है, गुजराती में बहुत लिखा गया है, गुजराती में सबसे ज्यादा लिखा गया है महाराणा प्रताप, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी लिखा गया, और उन्हें एक आदर्श, प्रेरणादायक और ये साहसी जुझारू योद्धा के रूप में चित्रित किया गया उन सारे साहित्यों में। और उस समय, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम हमारा आरंभ हो जाता है, 1857 में पहली क्रांति होती है। तो जो हमारे क्रांतिकारी थे वो महाराणा प्रताप से इतने प्रभावित थे कि लोग उनको मतलब एक देव की तरह वो उनके लिए प्रातः स्मरणीय थे, और जगह जगह से लोग आके हल्दी घाटी की मिट्टी लेके जाते थे, अपने पूजा स्थलों में रखते थे वो लोग, और उनकी पूजा करते थे। भावनात्मक रूप से देखा जाए तो पूरा देश ही जुड़ा था, खासतौर से जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे थे वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, बाकी सभी लोग ही राणा प्रताप से जुड़े हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम वैचारिक विवेचना करते हैं
इतिहासकारों की दृष्टि से, तो वहां पर एक दोहरा मानदंड दिखाई देता है मुझे। और केवल मैं ही नहीं हूं, इस चीज को डॉक्टर पालीवाल ने भी उद्धृत किया है अपने किताब में, कि एक तरफ तो हमारे इतिहासकार उनके जीवन के जो उज्जवल पक्ष हैं, उनका त्याग, धैर्य, वीरता, स्वातंत्र प्रेम, इन सब की खुलकर सराहना भी करते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनको उनकी दूरदर्शिता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। जैसे गोपीनाथ शर्मा हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इतिहासकार हैं, वो एक तरफ लिखते हैं कि राणा प्रताप अपने युग के प्रतिनिधि पुरुष थे, और दूसरी तरफ वो ये लिखते हैं कि अकबर द्वारा देश को राजनैतिक और सांस्कृतिक रूप से जो एकीकरण करने का प्रयास था उसमें महाराणा प्रताप बाधक थे। ठीक है, तो ये एक दोहरा वो मिलता है। और ऐसी ही कुछ बातें जो है वो डॉक्टर आशीर्वादी लाल और डॉक्टर रामप्रकाश त्रिपाठी जैसे इतिहासकारों ने भी लिखा है। तो वास्तव में उस अध्याय में, अभी तक शायद आपको लग रहा होगा कि मैं कहीं और चला गया हूं, नहीं, मैं उसी बिंदु पे हूं। उस अध्याय में जो है देखा जाए तो एक इतिहासकार को एक साहित्यकार का उत्तर मैंने दिया है। ठीक है, कि इतिहासकार की दृष्टि एक अलग होती है, उसमें भावनाओं का समावेश नहीं होता। इतिहासकार घटनाएं देखता है, घटनाओं के परिणाम देखता है, लेकिन साहित्यकार ऐसा नहीं कर सकता है। साहित्यकार के लिए देश एक सिर्फ क्षेत्र नहीं है, एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, उसके लिए देश अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर राणा प्रताप को देखना है तो हमें उस दृश्य से देखना पड़ेगा, उनके कृत्यों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। भाई एक बाहरी व्यक्ति आकर आपको बोले कि भाई आपके घर की व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं आपका मैं करूंगा, आप सारा मुझे दे दीजिए और आप हाथ मारकर इधर खड़े रहिए, मैं जो कहूंगा आपको मानना होगा, क्या कोई स्वीकार करेगा इसको? कोई नहीं स्वीकार करेगा। और दूसरी तरफ जिस अकबर के एकीकरण की बात ये लोग कह रहे हैं कि वो सांस्कृतिक और ये राजनीतिक एकीकरण कर रहा है, उस अकबर की असलियत ये है कि वो गाजी के नाम की शपथ लेकर और बगदाद के खलीफा के नाम पे वो शासन करता है, जिसका कि उद्देश्य ही राज्य विस्तार और धर्म विस्तार होता है। और जिन लोगों ने अधीनता स्वीकार की, लगभग सारे लोगों ने, 3-4 लोगों को छोड़ के, राव को और सुल्तान को, कुछ लोगों को छोड़ के लगभग सभी ने, तो क्या उन्होंने इसलिए अधीनता स्वीकार की थी कि वो देश का सांस्कृतिक विकास करना चाहते थे या राजनीतिक विकास करना चाहते थे? नहीं, उन्होंने अधीनता स्वीकार की क्योंकि उनके अपने स्वार्थ थे। वो राज चाहते थे, राजा बना रहना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि लड़ूंगा, हार जाऊंगा तो मेरा राज भी चला जाएगा। ठीक, तो ठीक है, मैं इसका अधीनता स्वीकार कर लेता हूँ, कम से कम मेरे ऊपर छत्र रहेगा, ठीक है, सुविधाएं रहेंगी। तो अपने स्वार्थ में, स्वार्थवश, भयवश, इन कारणों से उन्होंने अधीनता स्वीकार की। और जिस विनाश की बात करते हैं वो, कि अगर नहीं ऐसा करते राणा प्रताप तो मेवाड़ को विनाश से बचा सकते थे, तो जो तथ्य मिलते हैं उसके आधार पे उन 12-14 वर्षों में जो संघर्ष काल था उसमें मेवाड़ ने अच्छी खासी उन्नति की है। उसके बाद जब चावंड इनका बना है तब बहुत ज्यादा उन्नति की है मेवाड़ ने। तो ये बात भी पूरी तरह से उतना, मतलब जो आधार है उनके कहने के, जो आरोप के महाराणा प्रताप के ऊपर आधार है उन इतिहासकारों के, वो आरोप भी, वो आधार भी बहुत पुख्ता मुझे नहीं दिखाई देते हैं। तो इसीलिए वो पूरा का पूरा ही जो अध्याय है, और खासतौर से जो टोडरमल, क्योंकि टोडरमल सबसे बाद में आते हैं और टोडरमल उनके सबसे सुलझे हुए मंत्री रहते हैं, उनके प्रधानमंत्री रहते हैं वो, तो वो एक दूसरे तरह से राणा प्रताप को टैकल करना चाहते हैं। तो वहां पे वो वास्तव में वही चीजें थी
जो जिसका कि ये लोग लगाते हैं, जो आरोप लगाते हैं, तो वास्तव में मैंने उन आरोपों का उत्तर देने का उस अध्याय में और उस संवादों में प्रयत्न किया है। जी तो सर, और वो इससे बहुत मुझे खूबसूरती से आपने प्रश्न क्रिएट किए हैं और उसका बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से उसका जवाब भी लिखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के सर। जी हाँ, बताइए। ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो अध्याय भी लोगों को बहुत ज्यादा, पाठकों को जो है वो अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आता है, देखता हूं तो उस अध्याय को उद्धृत करते हैं जरूर, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो इस उपन्यास का दर्शन भी उसी अध्याय में है। जी सर, जी जैसे कि वो टोडरमल जी कहते हैं कि अकबर पूरे देश को एकत्रित करना चाहते हैं, और तो उन्होंने बोलते हैं कि आप भी तो केवल अपने सिसोदिया वंश को बनाए रखने के लिए हाँ, करना चाहते हैं। तो राणा प्रताप जवाब हाँ, देते कि नहीं, मुझे अपनी स्वायत्ता और स्वतंत्रता को की गरिमा को नहीं खोना है। इस तरीके का जो एक उनका संवाद हाँ, चलता है, वो तो ये कहते हैं जो कि केवल, भावना जी, हाँ, जी, कि जी, केवल सिसोदिया की जी। बात नहीं है, बात स्वतंत्रता की है। जो भी इस परिक्षेत्र में है, मेरे साथ राठौड़ भी हैं, उनके साथ राठौड़ भी थे, और दूसरे लोगों के भी, कि भाई वो लोग भी मेरे साथ हैं, ऐसा नहीं है, हकीम खां जी, सूरी भी मेरे साथ है। तो जी, मैं सबकी स्वायत्ता की बात कर रहा हूँ, मैं केवल अपनी स्वायत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकबर को अधीनता स्वीकार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मेवाड़ की, पूरे क्षेत्र की, सबकी स्वायत्ता की बात कर रहा हूँ। सबकी स्वाधीनता सबकी, स्वायत्ता। चाहे मेरी स्वाधीनता है, चाहे उनकी स्वाधीनता है, तो वो सारी चीजें उसमें इसी तरह से आती हैं। जी, और ये मतलब आज के दृश्य में भी अगर हम इन सब चीजों को देखें हाँ, तो वही प्रश्न वो वही खड़े हुए परिस्थितियां, हैं, जवाब भी हमें पता होते हैं, पर पता नहीं क्या सर मजबूरियां होती हैं कि उसको लागू नहीं किया। क्यों, शायद मुझे लगता है कि एक पूरा देश चलाना और पूरे विश्व के उसको नियंत्रित करना इतना आसान तो नहीं होता होगा। खैर, हम हाँ, अगले उस पर आते हैं। सर ये बताइए कि आपको इस उपन्यास में आपका सबसे प्रिय प्रसंग क्या है? प्रिय प्रसंग ये तो है ही है एक, क्योंकि इसको लिखने के लिए सबसे ज्यादा संधि प्रस्ताव, उस अध्याय का नाम है संधि प्रस्ताव। तो उसमें लिखने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि ये पूरी की पूरी, इसमें कोई घटनाक्रम नहीं है। सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये है, जहां पे घटनाक्रम होता है वहां पे लिखना उपन्यासकार के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि घटना के हिसाब से वो संवाद और वो बुन के और ले जाते हैं। यहाँ पे घटनाक्रम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है, और अपने विचार कहने हैं, बताने हैं, और वो भी ऐसे होने चाहिए कि जो रोचकता है वो टूटे नहीं, क्योंकि ये उपन्यास घटना प्रधान उपन्यास है। इसमें घटनाक्रम चले हैं तो पाठक का भी एक मन स्थिति बन जाती है। जिस तरह का हम पढ़ते रहते हैं, तो शुरू से पढ़ते आते हैं, तो वैसा ही हमारा एक्सपेक्टेशन भी हो जाता है, अपेक्षाएं पाठक की उसी तरह की रहती हैं, वही उसकी पढ़ने की लय बन जाती है, लिखते समय भी हमारी वो लय रहती है। तो ऐसे में वो चीज टूटे नहीं, एक रोचकता बरकरार रहे, और उसके बाद वो बातें भी कही जाएं। तो इसमें इसको लिखने के लिए, लिखना भी, इस अध्याय को लिखना मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रहा, और काफी इसको लिखने में श्रम करना पड़ा। तो निसंदेह ये एक तो है ही मेरा पसंदीदा। इसके अलावा देखें तो रक्ताल है, वहां पे उनका वो आता है। उसके बाद एक जो सबसे चुनौतीपूर्ण जगह रहा वो रहा समर श्रृंखला, जहां की कई चीजों को एक साथ दिखाने की चुनौती थी, और कि इस तरह से क्रिएट करना कि पाठक वहां तक जा सके, महसूस कर सके कि युद्ध भी चल रहा है, भरण पोषण भी हो रहा है, वहां पे बैल भी चल रहे हैं, उनकी घंटियां भी बज रही हैं, कटाई भी हो रहा है, अन्न भी उपज रहा है, लोग खा भी रहे हैं, दूसरी तरफ आक्रमण भी हो रहे हैं, और उसका प्रतिकार भी किया जा रहा है। ये इतनी सारी चीजें वो अध्याय समेटे हुए है, तो उसको क्रिएट करना भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मैं शुरू से ही मुझे यही लगता था कि बाकी चीजें तो संभालना आसान होगा, उस जगह को, इन दोनों जगहों को संभालना काफी मतलब श्रम करना पड़ेगा।
लेकिन बाद में प्रूफ रीडिंग और उन सब के समय जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी ठीक ठाक निकल गया है, मतलब जो मैं संप्रेषित करना चाह रहा हूँ वो एक आभास दे रहा है। तो जो समर श्रृंखला का भाग है वो भी मुझे काफी पसंद है। उसमें कई आक्रमण होते हैं और उसको किस तरह से वो अपने आप को बचाते हैं, उन आक्रमण को विफल करते हैं, अपनी जनता को बचाते हैं उससे, दूसरी तरफ मेवाड़ की समृद्धि के लिए भी काम करते हैं। तो ये अध्याय भी मेरे लिए अच्छा, मेरे पसंदीदा अध्यायों में से एक है। तो चर्चा इतनी रोचक चल रही है कि मन नहीं कर रहा है कि इसको विराम दिया जाए, लेकिन एक घंटे हो धीरे-धीरे गए। धीरे-धीरे हमारा जो समय है वो पता नहीं कैसे गुज़र गया, समझ नहीं आया। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हम अब इस 1 घंटे के आयोजन में कवर नहीं कर पाए हैं, और मेरा ख्याल है कि इस पे बातें होती रहनी चाहिए, चर्चा होती रहनी चाहिए, क्योंकि जो भूमिका में मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का एक कथन वहाँ पे हाँ, लिखा है कि आज़ादी हाँ, जो मिली है हमें, हाँ, जिस 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 मतलब जो हाँ, हमने इस आज़ादी को पाने के लिए जो मूल्य चुकाया है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी ये जो युवा पीढ़ी, ये जो हमारा आज की जो जनरेशन है, उसको ये हाँ, समझना पड़ेगा कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। मैं नहीं, मानती हूँ कि जिस समय राणा प्रताप जी का समय था, उस समय विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण करके कब्ज़ा जमाने की कोशिश की थी। जो भारतीय राजवंश थे, वो संगठित नहीं थे, बहुत बिखराव था, लेकिन उसमें भी राजपूताना जो थे वो अपने, जैसे राणा प्रताप जी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, उस समय का जो भी परिदृश्य था, जैसा भी था, बट इस संगठित भारत में जब हम भारत एक संगठित हुँ, भारत के रूप में अपने देश को देखते हैं, तो हमें इस चीज को अवश्य याद रखना चाहिए कि आजादी हमें ऐसे नहीं मिली है। राणा प्रताप जी के बिल्कुल, अगर जीवन चरित्र को हम पढ़ें तो हमें बिल्कुल। सच में बहुत हैरत होती है, कितनी कठिनाइयाँ, और उस समय का युग जब इतनी तकनीक भी कुछ नहीं थी। वो एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो दर्रे पार करना और पहाड़ी इलाकों में भूमि वो करना, वहाँ पे भवन बनाना, गुफाओं में जाके खजाना छुपाना, स्त्रियों बच्चों की रक्षा करना, सचमुच बहुत ही कठिन कार्य हाँ, था। वो बहुत कठिन कार्य था और बहुत संघर्ष से गुज़रना पड़ा था उन लोगों को। राणा प्रताप से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक सभी लोगों को ही, जो भी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी लोगों को ही इतना, हम आज कहानियाँ सुनते हैं, भई भगत सिंह ने बम फोड़ा और शहीद हो गए, ये इतना आसान नहीं बिल्कुल, होता है। नहीं, अ, बिल्कुल ये नहीं। इतना आसान होता नहीं है जितना कि हम सुन लेते हैं। वही उपन्यास जब हम पढ़ते लिखते हैं तब हम उस चीज को महसूस करते हैं जब उपन्यास पढ़ते हैं कि इस तरह से उपन्यास लिखा भी जाना चाहिए कि आप उसको महसूस करें, उस पल उनकी क्या मनोस्थिति रहती है, कैसा वो महसूस करते हैं। एक महाराणा जो कि मेवाड़ के राजवंश का जो सबसे बड़ा यहाँ का राजवंश था, उसका पोता जब पैदा होता है तो उसके लिए जहाँ पे उस समय रहते हैं कि सुविधाओं का अभाव रहता है कि बिछाने ओढ़ने तक के लिए चीजें नहीं, नहीं रहती हैं। तो वो सारा ही, मतलब ये सब चीजें जब हम उपन्यास पढ़ते हैं तो उस उनकी अनुभूतियों से जुड़ पाते हैं कि वो क्या महसूस करते रहे होंगे। ऐसे ही हमारे बिल्कुल, क्रांतिकारी जो थे बाद के, उन्होंने क्या सहा, उनके घर वालों ने क्या सहा, उनकी माँ ने, या जो लोग भी उनसे जुड़े रहते हैं, सबके सपने रहते हैं एक दूसरे से, उन सबको छोड़ के, सब कुछ दरकिनार करके शारीरिक यातना सहना, फिर अपने जीवन की आहुति दे देना, ये सारी की सारी चीजें बहुत बड़ी होती हैं। ये आम लोगों की बात नहीं है। ये लोग बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग थे, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जिनकी इच्छा शक्ति थी, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन्हें होता नहीं दिखाई दे रहा है कि एकदम से आज हो जाएगा। फिर भी वो ये मान के चल रहे हैं कि नहीं होगा, कल होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, मैं अपनी आहुति दूंगा तो कल होगा जरूर। ये इतना बड़ा एक आत्मविश्वास पालना, इतना आत्मदृढ़ होना, ये बहुत ही कठिन चीज होती है और इसीलिए वो याद रह जाते हैं, इसीलिए उनकी छाप पड़ती है।
तो ये तो जी, जी। निश्चित रूप से कि एक इन उपन्यासों का एक दृष्टिकोण ये भी है कि उस चीज़ को महसूस किया जाए कि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं थी और इनको बनाए रखने के लिए हमें भी अपनी तरफ से जो भी हो एक योगदान रखना चाहिए अपने देश जी, के जी। प्रति, समाज के प्रति। जी, बिल्कुल। तो इसी मेरे ख़्याल से मैंने जो एक प्रश्न आपसे पूछा था कि आपके उस उपन्यास को लिखने के पे जो नवीन दृष्टिकोण या हाँ। क्या दृष्टिकोण आप इस आज की पीढ़ी को देना चाहते हैं, वो हम शायद अंत में उस निष्कर्ष पर अपने हुँ, आप ही पहुँच गए हैं कि हमें जो आज़ादी मिली है, हमें जो स्वायत्तता मिली है, वो हुँ, इतनी आसानी से नहीं मिली है। हमें उसके मूल्यों को पहचानना होगा और उसको अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। वो चाहे जिस भी स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो या सामरिक स्तर पर। अब युद्ध की कामना तो हम कभी नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हुँ, हमेशा शांति बनी रहे। तो सर, हुँ। इसी के साथ आपके साथ चर्चा करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि हमें जो लोग सुन रहे हों, उनको भी अवश्य पसंद आएगा और आपकी ये किताब वो मंगाएँगे और पढ़ेंगे और जान पाएँगे कि महाराणा प्रताप का अरावली का मार्तंड शीर्षक रखकर जो आपने सार्थकता प्रदान करनी चाहिए है, वो वास्तव में क्या है। तो बहुत-बहुत ठीक है। धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत जी सर, धन्यवाद। नमस्कार।